कल्पना कीजिए कि कोई इंसान अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई, मतलब अपनी सारी सेविंग्स एक घर खरीदने में लगा देता है। हाँ, और फिर सालों साल बस इंतजार ही करता रहता है। बिल्कुल, यही तो होता था। 90% पेमेंट कर दी और पता चला कि साइट पर तो अभी एक ईंट भी नहीं रखी गई है। और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि बिल्डर ने वो सारा पैसा किसी दूसरे शहर में नई जमीन खरीदने के लिए इस्तेमाल कर लिया। है ना? मतलब कुछ साल पहले तक ये कोई डरावना सपना नहीं था, बल्कि रियल एस्टेट मार्केट की एक बहुत ही आम सच्चाई थी। बिल्कुल। मैं तो इसे एक तरह का वाइल्ड वेस्ट ही कहूंगी। मतलब कोई नियम नहीं, कोई पाबंदी नहीं, सारा कंट्रोल सिर्फ बिल्डर के पास होता था। और जो घर खरीद रहा है, वो पूरी तरह से अंधेरे में रहता था। सही कहा। एक ऐसा सिस्टम था जिसे पूरी तरह से सूचना की असमानता, या जिसे हम इंफॉर्मेशन एसिमेट्री कहते हैं, उसके आधार पर चलाया जा रहा था। और इसी अंधेरे को दूर करने के लिए आज हम इस गहन चर्चा में उन नियमों और कानूनों की गहराइयों में जा रहे हैं जिन्होंने इस पूरे सेक्टर को बदल दिया है। और इसके लिए हमारे पास आज बहुत ही प्रामाणिक स्रोत हैं। है ना? हाँ, बिल्कुल। हम मुख्य रूप से महाराष्ट्र रियल एस्टेट एजेंट हैंडबुक 2022 पर चर्चा करेंगे। और यहाँ मैं विशेष रूप से पवन ठाकुर जी का जिक्र करना चाहूंगा, जो ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी से हैं। हाँ, उन्होंने बहुत ही गहराई से प्रमोटर्स, डेवलपर्स और एजेंट्स के लिए सारे कंप्लायंस और रेगुलेशंस को कलेक्ट और प्रेजेंट किया है। एकदम सही। और जो लोग भी इस बारे में और जानना चाहें, उनके लिए ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी का नंबर भी हमारे सोर्सेज में दिया गया है, 9004352787। तो इसी बेहतरीन डेटा के आधार पर आज का हमारा मिशन इस जटिल रियल एस्टेट सेक्टर को डिकोड करना है। चलिए फिर इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मुझे हमेशा ये सवाल परेशान करता है कि नियम तो हमारे देश में बहुत बनते हैं। कागज पर यह कहना बहुत आसान है कि बिल्डर पैसा डाइवर्ट नहीं करेगा। हाँ, पर असल में वो काम कैसे करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। बिल्कुल। कोई कानून एक बिल्डर को अपने ही बैंक खाते से पैसा निकालकर किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लगाने से कैसे रोक सकता है? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कानून सिर्फ ये नहीं कहता कि पैसा मत निकालो। महारेरा ने बाकायदा इसके 5 प्रमुख स्तंभ बनाए हैं। अच्छा, वो 5 स्तंभ क्या हैं? देखिए, पहला है पारदर्शिता, दूसरा जवाबदेही, तीसरा वित्तीय अनुशासन, चौथा ग्राहक केंद्रितता और पांचवा अनुपालन। वित्तीय अनुशासन मतलब फाइनेंशियल डिसिप्लिन। यही वो हिस्सा है जो बिल्डर के पैसों पर लगाम लगाता है ना? बिल्कुल। और इसका मुख्य हथियार है एस्क्रो अकाउंट। नियम ये है कि जब भी कोई बिल्डर किसी प्रोजेक्ट के लिए खरीदारों से पैसा लेता है, तो उस पैसे का 70% हिस्सा उसे एक अलग बैंक खाते में जमा करना ही होता है। मतलब वो 70% पैसा सीधे तौर पर लॉक हो जाता है? हाँ, वो पैसा पूरी तरह से उसी प्रोजेक्ट के लिए सुरक्षित हो जाता है। लेकिन अगर बिल्डर को उसी प्रोजेक्ट के लिए थोक में सीमेंट या स्टील खरीदना हो तो वो क्या करेगा? क्या ये नियम असली निर्माण कार्य को ही धीमा नहीं कर देगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, वो पैसा उसी प्रोजेक्ट की जमीन और निर्माण की लागत के लिए ही रखा गया है। तो फिर वो उसे निकाल कैसे सकता है? उसे निकालने की जो प्रक्रिया है वो बिल्डर की मनमर्जी पर नहीं छोड़ी गई है। पैसा निकालने के लिए प्रमोटर को 3 अलग-अलग पेशेवरों से सर्टिफिकेट लेना होता है। 3 अलग-अलग पेशेवर? हाँ, एक प्रोजेक्ट इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट और एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब सीए। ओह अच्छा, तो ये एक तरह का क्रॉस वेरिफिकेशन सिस्टम बन गया। बिल्कुल सही कहा। इंजीनियर और आर्किटेक्ट ये प्रमाणित करते हैं कि काम सच में साइट पर हुआ है। मान लीजिए वो कहते हैं कि प्रोजेक्ट का 20% काम पूरा हो गया है। तो सीए फिर क्या चेक करता है? सीए ये सुनिश्चित करेगा कि खाते से केवल 20% के अनुपात में ही पैसा निकाला जाए। इस तरह बिल्डर पैसा तो निकाल सकता है, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना काम उसने वास्तव में किया है। क्या बात है! मतलब वो इस पैसे को उठाकर किसी नई जमीन की डील में बिल्कुल नहीं फंसा सकता। एकदम नहीं। ये एक बहुत ही सख्त वित्तीय अनुशासन है। ये तो बहुत ही तार्किक व्यवस्था है। मतलब जो पैसा जिस ईंट के लिए दिया गया है वो उसी ईंट में लगेगा। हाँ, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। प्रमोटर की जिम्मेदारियां सिर्फ बिल्डिंग बनाने तक सीमित नहीं है। यहीं पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। चलिए मान लेते हैं कि बिल्डिंग बन गई, सब कुछ पास हो गया और खरीदार को अपने घर की चाबियां मिल गईं। अब मुझे एक चीज हमेशा खटकती है। कौन सी चीज? देखिए, जब हम एक नया स्मार्टफोन खरीदते हैं तो कंपनी 1 साल की वारंटी देती है, लेकिन करोड़ों रुपए का घर खरीदने पर पहले बिल्डर चाबी देकर ऐसे गायब हो जाते थे जैसे उनकी कोई जिम्मेदारी ही ना हो। हाँ, वो तो है। पोजेशन देने के बाद बिल्डर को ढूंढना लगभग नामुमकिन होता था। बिल्कुल।
अगर 2 महीने बाद छत टपकने लगे या दीवारों में दरार आ जाए तो खरीदार क्या करेगा? और यहीं पर महारेरा का डिफेक्ट लायबिलिटी का नियम पूरी तरह से गेम बदल देता है। इस हैंडबुक के अनुसार पोजेशन देने के 5 साल के भीतर अगर बिल्डिंग में कोई भी खराबी आती है तो प्रमोटर को उसे ठीक करना ही होगा। रुकिए, 5 साल? ये तो बहुत लंबी अवधि है एक घर के लिए। हाँ, पूरे 5 साल। अगर स्ट्रक्चर में या कारीगरी में कोई भी दोष पाया जाता है तो बिल्डर को उसे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 30 दिनों के भीतर ठीक करना होगा। अगर मैं बिल्डर हूं तो मैं तो यही कहूंगा कि अरे ये तो आपकी गलती से टूटा है या ये तो सामान्य टूट-फूट है। क्या कोई बिल्डर 4 साल बाद किसी दरार को ठीक करने से मना नहीं कर सकता? ये इतना आसान नहीं है। कानून स्पष्ट रूप से संरचनात्मक दोषों और खराब कारीगरी को कवर करता है। अगर बिल्डर मना करता है तो खरीदार सीधे रेरा में शिकायत कर सकता है। वाओ, तो ये खरीदार के लिए बहुत बड़ी सुरक्षा है। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिर्फ मरम्मत का नियम नहीं है, ये बिल्डर्स की पूरी मानसिकता को बदलने का टूल है। वो कैसे, मतलब मानसिकता कैसे बदलती है इससे? देखिए, अगर किसी प्रमोटर को पता है कि अगले 5 साल तक किसी भी लीकेज या दरार को ठीक करने का खर्च उसे अपनी जेब से उठाना पड़ेगा, तो वो शुरुआत में ही घटिया सीमेंट क्यों इस्तेमाल करेगा? हाँ बिल्कुल, वो सस्ते पाइप या खराब मटेरियल क्यों ही लगाएगा? एकदम सही। ये नियम उसे मजबूर करता है कि वो पहली बार में ही उच्च गुणवत्ता का निर्माण करे, ताकि बाद में उसे बार-बार मरम्मत का भारी खर्च न उठाना पड़े। ये तो बहुत ही गहरी बात है। यानी सजा का डर ही गुणवत्ता की गारंटी बन जाता है। हाँ बिल्कुल, यही इस नियम का असली मकसद है। लेकिन क्या ये नियम हर छोटे बड़े प्रोजेक्ट पर लागू होता है? मान लीजिए कोई इंसान अपने पुराने घर को तोड़कर सिर्फ 4-5 फ्लैट बना रहा है, क्या उसे भी इन सारी जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना होगा? यहाँ पर कानून ने एक बहुत ही व्यवहारिक छूट दी है। हर छोटे निर्माण को रेरा में रजिस्टर करना जरूरी नहीं है। अच्छा, तो उसकी क्या सीमा है? अगर किसी प्रोजेक्ट की जमीन 500 वर्ग मीटर से कम है या उसमें बनने वाले अपार्टमेंट्स की कुल संख्या 8 से कम है, तो उसे रजिस्ट्रेशन से छूट दी गई है। मतलब 500 स्क्वायर मीटर या 8 फ्लैट्स तक कोई रेरा की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट इस सीमा से ऊपर है तो बिना रजिस्ट्रेशन कराए प्रमोटर उस प्रोजेक्ट का एक विज्ञापन भी अखबार में नहीं छाप सकता। विज्ञापन भी नहीं दे सकता? बिल्कुल नहीं। विज्ञापन देना, मार्केटिंग करना या एक भी फ्लैट की बुकिंग लेना पूरी तरह गैर कानूनी है, जब तक कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड ना हो। ये तो बहुत सख्त है। और मुझे लगता है कि रजिस्ट्रेशन के बाद भी उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती होगी। एकदम सही। अनुपालन यानी कंप्लायंस के नियम के तहत प्रमोटर को हर 3 महीने में अपने प्रोजेक्ट का स्टेटस पोर्टल पर अपडेट करना होता है। किस तरह का स्टेटस? मतलब कितनी बुकिंग हुई है, कौन से सरकारी अप्रूवल आ गए हैं और कौन से पेंडिंग हैं, ये सब हर क्वार्टर में अपडेट करना अनिवार्य है। और मुझे याद है कि एडवांस पैसे को लेकर भी बहुत धोखे होते थे पहले। लोग किसी प्रोजेक्ट का सिर्फ एक चमचमाता ब्रोशर देखकर 20 या 30% एडवांस दे देते थे। हाँ, और बदले में सिर्फ एक कच्ची रसीद थमा दी जाती थी। तो अब इस मामले में क्या नियम है? अब प्रमोटर बिना एग्रीमेंट फॉर सेल रजिस्टर किए प्रॉपर्टी की कुल कीमत का 10% से ज्यादा हिस्सा एडवांस के रूप में ले ही नहीं सकता। सिर्फ 10%? हाँ, अगर उसे 10% से 1 रुपया भी ज्यादा चाहिए तो पहले दोनों पार्टियों को सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर पक्का एग्रीमेंट रजिस्टर करना होगा, जिसमें सारे नियम और शर्तें साफ-साफ लिखी हों। बिल्कुल, ताकि बाद में कोई मुकर न सके। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। प्रमोटर पर तो बहुत अच्छी लगाम कस दी गई है। लेकिन इस पूरे बाजार में एक और बहुत ही अहम किरदार होता है जिसके बारे में अक्सर कम बात होती है। आप रियल एस्टेट एजेंट की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, रियल एस्टेट एजेंट या ब्रोकर। ज्यादातर लोगों का बिल्डर से तो सीधा संपर्क होता ही नहीं है शुरुआत में। सही कहा, जो भी सपने बेचे जाते हैं वो एजेंट के जरिए ही आते हैं। तो क्या कानून ने इस मध्यस्थ को कोई जिम्मेदारी दी है या वो अब भी सिर्फ एक मैच मेकर है जो दो लोगों को मिलाता है और अपना कमीशन लेकर साइड हो जाता है? पहले एजेंट की भूमिका सच में वैसी ही थी, बस बिचौलिए वाली। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पवन ठाकुर जी ने जो हैंडबुक के पॉइंट्स निकाले हैं उसमें ये साफ है कि रेरा ने इस सिस्टम को 3 प्रमुख स्टेक होल्डर्स में बांट दिया है। 3 स्टेक होल्डर्स? प्रमोटर, खरीदार और तीसरा है रियल एस्टेट एजेंट। अब वो इस प्रक्रिया का एक प्रमाणित और जवाबदेह हिस्सा है। रेरा की धारा 9 के तहत हर एजेंट के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। मुझे याद है कि पहले तो कोई भी व्यक्ति रातों रात प्रॉपर्टी डीलर बन जाता था। एक छोटा सा ऑफिस खोला और काम शुरू। हाँ,
पर अब ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है और इसकी अच्छी खासी फीस भी है। फीस कितनी होती है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि एजेंट काम कैसे कर रहा है। अगर कोई इंसान व्यक्तिगत रूप से मतलब इंडिविजुअल के तौर पर काम कर रहा है तो रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 रुपए है। 10,000 तो ठीक लगता है। लेकिन अगर कोई संस्था है जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पार्टनरशिप फर्म तो ये फीस सीधे 1,00,000 रुपए हो जाती है। बाप रे, 1,00,000 रुपए, ये तो काफी बड़ी रकम है। ये साफ तौर पर उन लोगों को बाहर कर देगा जो इसे सिर्फ एक पार्ट टाइम काम की तरह करते थे। और अथॉरिटी का उद्देश्य भी यही है कि बाजार में सिर्फ गंभीर और पेशेवर लोग ही काम करें। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें एक महारेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। तो क्या ये नंबर उन्हें ग्राहकों को दिखाना होता है? दिखाना ही नहीं बल्कि नियम इतना सख्त है कि एजेंट को अपने हर विज्ञापन, लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड और यहाँ तक कि हर रसीद पर ये नंबर छापना अनिवार्य है। लेकिन मान लीजिए कोई एजेंट सोचे कि कौन इतनी फीस भरेगा, मैं तो बिना रजिस्ट्रेशन की प्रॉपर्टी बेचूंगा, तो अथॉरिटी उसका क्या कर लेगी? अगर कोई बिना रजिस्ट्रेशन के काम करते पकड़ा जाता है तो उस पर हर दिन के हिसाब से 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। हर दिन 10,000? हाँ, और ये जुर्माना तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि वो उस प्रॉपर्टी की कुल कीमत के 5% तक न पहुंच जाए। जरा सोचिए, अगर किसी ने 2 करोड़ रुपए का फ्लैट बिकवा दिया तो 5% के हिसाब से जुर्माना 10 लाख रुपए तक जा सकता है। बिल्कुल, ये तो किसी भी एजेंट का पूरा कमीशन और उससे भी कहीं ज्यादा खत्म कर देगा। ये तो बहुत ही तगड़ा झटका है। और सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही काफी नहीं है। एजेंट्स को अनुचित व्यापार प्रथाओं मतलब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से भी सख्त हिदायत दी गई है। इसका क्या मतलब हुआ रियल एस्टेट के संदर्भ में? मान लीजिए कोई एजेंट किसी खरीदार को एक ब्रोशर दिखाता है जिसमें एक शानदार स्विमिंग पूल बना है और उसी आधार पर फ्लैट बेच देता है, लेकिन असल प्रोजेक्ट प्लान में कोई स्विमिंग पूल है ही नहीं। ये तो सरासर धोखा है ग्राहकों के साथ। और अब ये धोखा भारी पड़ेगा। एजेंट केवल वही प्रोजेक्ट बेच सकता है जो महारेरा में रजिस्टर्ड है। मतलब वो अपनी तरफ से कोई भी बड़ा चढ़ाकर दावा नहीं कर सकता। एकदम सही, वो कोई भी ऐसा भ्रामक दावा नहीं कर सकता जो प्रमोटर के आधिकारिक प्लान से मेल ना खाता हो। इसके अलावा उन्हें अपने सभी वित्तीय रिकॉर्ड्स और लेन देन का हिसाब भी सुरक्षित रखना होता है। इनकम टैक्स एक्ट के तहत है ना? हाँ, अथॉरिटी जब चाहे इसकी जांच कर सकती है। तो अब एजेंट सिर्फ एक मैच मेकर नहीं रहा, वो इस पूरी यात्रा का एक सर्टिफाइड गाइड बन गया है। बिल्कुल, जिसे हर कदम पर जवाबदेह ठहराया जाएगा। तो प्रमोटर और एजेंट की बातें तो साफ हो गई। अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जो इस पूरे सिस्टम का केंद्र है। मतलब हमारा घर खरीदार, जिसे तकनीकी भाषा में आवंटी या अलॉटी कहा जाता है। हाँ, अब तक सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे खरीदार को तो बस अधिकार ही अधिकार मिल गए हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या इस नए सिस्टम में खरीदारों के भी कुछ कड़े कर्तव्य हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मैं से ऐसे सोचता हूँ जैसे एक दर्जी से जब हम सूट सिलवाते हैं तो वो हमें एक तारीख देता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सूट सिलकर तैयार है और हम 6 महीने तक उसे दुकान पर ही छोड़ दें कि जब मन करेगा तब उठा लेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। रेरा कोई एक तरफा कानून नहीं है जो सिर्फ बिल्डर्स को सजा देने के लिए बनाओ। तो खरीदार के क्या अधिकार और कर्तव्य हैं? अगर हम अधिकारों की बात करें तो आवंटी को प्रोजेक्ट के प्लान और स्टेज वाइज शेड्यूल जानने का पूरा हक है। और अगर पोजेशन में देरी हो जाए तो आवंटी अपना पूरा पैसा ब्याज सहित वापस यानी रिफंड मांग सकता है। ये उसका बहुत बड़ा अधिकार है। ये तो वह अधिकार। लेकिन जो दर्जी वाले उदाहरण की बात थी, मतलब कर्तव्यों में क्या शामिल है? सबसे पहला और महत्वपूर्ण कर्तव्य है समय पर अपनी किश्तों का भुगतान करना। बिल्डर का 70% पैसा एस्क्रो में लॉक है, ये हम जान चुके हैं। हाँ, तो अगर खरीदार समय पर पैसा ही नहीं देगा तो बिल्डर निर्माण कैसे करेगा? बिल्कुल, इसलिए अगर आवंटी पेमेंट में देरी करता है तो उसे भी प्रमोटर को ब्याज देना होगा। ये तो एकदम उचित बात है। और पोजेशन लेने के बारे में क्या नियम है? जैसा दर्जी वाले उदाहरण में था, आवंटी बिल्डिंग का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मतलब ओसी मिलने के 2 महीने के भीतर भौतिक कब्जा या फिजिकल पोजेशन लेने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। मतलब वो ये नहीं कह सकता कि मैं अभी विदेश में हूँ, अगले साल आकर चाबी लूंगा। एकदम नहीं, क्योंकि इससे बिल्डिंग के रख रखाव और सोसाइटी बनाने की प्रक्रिया में देरी होती है और कन्वेंस डीड में हिस्सा लेना भी आवंटी का ही कर्तव्य है। लेकिन मान लीजिए कि सब कुछ इतनी अच्छी तरह से परिभाषित है, फिर भी बिल्डर और खरीदार के बीच कोई विवाद हो जाए? हाँ, विवाद तो हो ही सकते हैं। जैसे बिल्डर कह रहा है कि देरी किसी बाहरी कारण से हुई, खरीदार कह रहा है कि नहीं, ये आपकी लापरवाही है। ऐसे में क्या विकल्प है? कोर्ट कचहरी के चक्कर तो सालों साल चलते हैं। और वकीलों की फीस भी बहुत भारी होती है।
इसी वजह से महाराणा ने अपना एक बहुत ही सुलभ विवाद समाधान तंत्र बनाया है। वो कैसे काम करता है? कोई भी व्यक्ति केवल 5,000 रुपए की फीस देकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है। सिर्फ 5,000 रुपए में? हाँ, और इससे भी एक कदम आगे महाराणा ने एक कंसिलिएशन फोरम की स्थापना की है। ये कंसिलिएशन फोरम क्या है? क्या ये एक तरह की अदालत है? नहीं, ये अदालत से अलग है। ये एक ऐसा मंच है जहां बिल्डर और खरीदार को आमने सामने बैठाया जाता है। वहां मध्यस्थ होते हैं जो आपसी सहमति से बिना कोर्ट कचहरी के विवाद सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये तो सच में एक बहुत ही समझदारी भरा और तेज विकल्प है। बिल्कुल, ये बहुत ही कम तनावपूर्ण होता है दोनों पार्टियों के लिए। अब एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जो बहुत से घर खरीदारों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। मेरा मतलब है प्रॉपर्टी का वित्तीय गणित और टैक्स। हाँ, टैक्स को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों में। मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई। अगर मैं 60 लाख रुपए का एक फ्लैट खरीद रहा हूं, तो 1% TDS मुझे क्यों काटना पड़ता है? ये इनकम टैक्स एक्ट का नियम है। लेकिन मतलब प्रॉपर्टी कोई और बेच रहा है, मुनाफा बिल्डर कमा रहा है, लेकिन सरकार ने मुझे अपना अस्थायी टैक्स कलेक्टर बना दिया है कि तुम टैक्स काटो वरना हम तुम पर जुर्माना लगाएंगे। ये कैसा नियम है? सुनने में ये सच में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सेक्शन 194 IA के तहत यही नियम है। तो ये सिर्फ 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी पर लागू होता है? हाँ, अगर प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए या उससे अधिक की है तो ये खरीदार की ही कानूनी जिम्मेदारी है कि वो विक्रेता को भुगतान करने से पहले 1% TDS काटे। और अगर मैं ये सोचूं कि ये झंझट बिल्डर का है और मैं पूरा पैसा उसे दे दूं तो क्या होगा? तो खरीदार बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। सरकार ये मानती है कि जो व्यक्ति इतना बड़ा भुगतान कर रहा है उसी के पास ये पैसा रोकने की क्षमता है। मतलब सारा जुर्माना और ब्याज खरीदार पर ही लगाया जाएगा? बिल्कुल। अगर TDS नहीं काटा या जमा नहीं किया तो खरीदार को ही पेनाल्टी भरनी होगी। इस प्रक्रिया के लिए फॉर्म 26 QB भरना होता है। बाप रे! मतलब घर खरीदते समय नजर सिर्फ ईंट पत्थर पर नहीं बल्कि टैक्स के फॉर्म्स पर भी रखनी होगी। एकदम सही। और जहां तक GST का सवाल है, उसमें भी बहुत भ्रांतियां हैं। हाँ, GST का क्या गणित है? क्या उस सब पर एक जैसा टैक्स लगता है? नहीं, GST प्रॉपर्टी के प्रकार पर निर्भर करता है। अगर आप कोई निर्माणाधीन या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और वो अफोर्डेबल हाउसिंग की श्रेणी में आती है तो उस पर 1% GST लगता है। और इसमें बिल्डर को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलता है क्या? नहीं, इसमें कोई ITC नहीं मिलता। अच्छा, और अगर वो नॉन अफोर्डेबल प्रॉपर्टी है तो? तब ये दर 5% हो जाती है, वो भी बिना ITC के। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जहां GST बिल्कुल ना लगे? हाँ, एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि अगर कोई ऐसी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदी जाती है जिसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ चुका है तो उस पर कोई GST नहीं लगता। वाओ, ये जानकारी तो लोगों के लाखों रुपए बचा सकती है। लेकिन एक आम इंसान ये सब जानकारी चेक कैसे करेगा? बिल्डर तो कुछ भी कह सकता है। और यहीं पर महारेरा का डिजिटल टूल किट काम आता है। डिजिटल टूल किट? अब पोर्टल की बात कर रहे हैं? हाँ, महारेरा का पोर्टल कोई साधारण वेबसाइट नहीं है। ये जानकारी की खाई को पाटने वाला एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। कोई भी व्यक्ति वहां जाकर प्रोजेक्ट का CC मतलब कमेंसमेंट सर्टिफिकेट और OC सब देख सकता है। क्या ये भी पता चल सकता है कि बिल्डर के खिलाफ कोई कानूनी मामला चल रहा है या नहीं? बिल्कुल, प्रोमोटर को पास्ट लिटिगेशंस की जानकारी पोर्टल पर देनी ही होती है। वहाँ एक कॉज लिस्ट का भी सेक्शन है। कॉज लिस्ट में क्या होता है? उसमें आप देख सकते हैं कि आज अथॉरिटी में किन-किन मुकदमों की सुनवाई चल रही है और अगर कोई प्रोजेक्ट कैंसिल या रिवोक हो चुका है तो उसकी लिस्ट भी वहाँ मौजूद होती है। ये तो पूरी तरह से शीशे की तरह साफ कर दिया गया है सिस्टम को। तो एजेंट्स को भी प्रॉपर्टी बेचने से पहले ये पोर्टल चेक करना चाहिए। बिल्कुल, पवन ठाकुर जी के नोट्स में ये साफ मेंशन है कि एजेंट्स को कोई भी सेल करवाने से पहले पोर्टल से उस प्रोजेक्ट की लीगल टाइटल रिपोर्ट डाउनलोड करनी चाहिए। इससे तो ये पता चल जाएगा कि जमीन का असली मालिक कौन है। हाँ, और ये भी कि उस पर कोई कानूनी विवाद तो नहीं है। और एक और बड़ी बात कार्पेट एरिया को लेकर है। हाँ, वो सुपर बिल्टअप एरिया वाला खेल जो पहले होता था। हाँ, अब वो खेल खत्म हो गया है। बिक्री केवल रेरा कार्पेट एरिया के आधार पर ही हो सकती है और एजेंट की जिम्मेदारी है कि वो इसे वेरीफाई करे। मतलब जो अंदर का असली एरिया है जहां हम कारपेट बिछा सकते हैं। बिल्कुल, इसमें बाहरी दीवारें या बालकनी शामिल नहीं होती।
इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक बात साफ है कि महारेरा ने इस सेक्टर को एक तरफा एग्रीमेंट्स और देरी के दलदल से निकाल लिया है। हाँ, एक पारदर्शी, जवाबदेह और मानकीकृत प्रक्रिया बन चुकी है। अब मॉडल अलॉटमेंट लेटर और मॉडल सेल एग्रीमेंट का प्रारूप सरकार ने तय कर दिया है। इससे बिल्डर अपनी मर्जी से कोई छिपी हुई शर्त नहीं डाल सकता। एकदम सही। ये जानकारी तो किसी भी निवेशक के लिए सबसे बड़ा हथियार है। इस बाजार में अब कोई असहाय नहीं है, बस इस पोर्टल रूपी नक्शे का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। बिल्कुल, जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प विचार मेरे दिमाग में आ रहा है। वो क्या? आज रेरा हर ईंट, हर अप्रूवल और हर एजेंट को इतनी बारीकी से डिजिटली ट्रैक कर रहा है। जब डेटाबेस इतना पारदर्शी हो चुका है, तो क्या हम उस भविष्य की ओर नहीं बढ़ रहे हैं जहां ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रियल एस्टेट पर राज करेंगे? ये सच में एक बहुत ही पॉसिबल फ्यूचर है ना? मान लीजिए हर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री ब्लॉकचेन पर हो और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए पैसे का लेन देन ऑटोमेटिक हो जाए। हाँ, जैसे ही खरीदार का पैसा एस्क्रो में जाएगा, वैसे ही ओनरशिप अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी। फिर तो कागजी एग्रीमेंट और शायद इन पारंपरिक दलालों की जरूरत ही पूरी तरह खत्म हो जाए। ये मौजूदा डिजिटल टूलकिट उसी तकनीक की पहली सीढ़ी लगता है। बिल्कुल, ये एक ऐसा विचार है जिस पर सबको सोचना चाहिए कि तकनीक इस क्षेत्र को कितनी तेजी से बदल रही है। तो प्रॉपर्टी खरीदना अब अंधेरी भूल भुलैया नहीं, बल्कि रोशनी में चलने जैसा है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार किसी और विषय पर फिर से विस्तार से चर्चा करेंगे।